हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं और कंप्लीट जो हमारी सीरीज थी वो नीट के क्रैश कोर्स की थी, जो 2024 के लिए हमने टारगेट सेट किया है। बैच का नाम है हमारा शंखनाद, और शंखनाद इसलिए रखा क्योंकि वो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है और उसी ऊर्जा से हम आगे संचालित हो रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट होगा, और काइनेमेटिक्स के सेकंड पार्ट में जो वेक्टर है और उसके साथ साथ हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि इस पूरे चैप्टर को आप मोशन इन प्लेन का नाम दे सकते हो और कह सकते हो कि आज हम जो स्टडी करेंगे वो मोशन इन प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे कंप्लीट चैप्टर के साथ। जैसे कि आपने पहले देखा है कि एक जो हमारा लेक्चर होता है उसमें वीडियो के अंदर एक लेक्चर के अंदर आपका कंप्लीट जो है थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका न्यूमेरिकल्स होते हैं 30 से लेके 35 तक, और प्रत्येक ऐसे ही चलेगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिए, और इससे हमें क्या होगा, हमें भी ऊर्जा मिलेगी जिससे हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपका साथ मिला तो लास्ट में हम कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th के लिए न्यूमेरिकल्स या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का जो कंप्लीट सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये कंप्लीट सिलेबस जो है नीट का सिलेबस है। ये जो आपके सामने है ये नीट 2024 उसका सिलेबस है। कोई भी पॉइंट या कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हम उससे बाहर जा रहे हैं। हम स्ट्रिक्टली नीट 2024 के सिलेबस को जो है कवर कर रहे हैं। उसके अंदर स्केलर वेक्टर, वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन्हीं सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पहला टॉपिक हमारा होगा स्केलर और वेक्टर। पहला और जो टॉपिक होगा वो होगा स्केलर एंड वेक्टर के बीच में डिफरेंस समझना क्या होता है। देखिए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और आज हम उसके बिहाफ पे कुछ आगे इसके अंदर बढ़ेंगे और कैसे हमें क्या क्या करना है उसके बारे में डीप से हम डिस्कस करेंगे। डीप से डिस्कस करने का मतलब क्या है, वो सारे पॉइंट, वो सारे बिंदु जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर में कंप्लीट आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि एक लेक्चर ये हमें इतना टाइम कहां लगेगा, पर मैं आपको एक बात जरूर कहता हूं कि अगर आपने टाइम लगाया है और यहां पहुंचे हो और मेरे लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हो, तो मैं गारंटीड बात कहता हूं कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आपका 100% जो है एग्जाम में बैठते ही आपको रिजोल्यूशन मिलेगा और इन चीजों का आपको जो है बेनिफिट होगा। इस बात के ऊपर विश्वास रखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले इसी की बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहीं लिख देता हूं कि लेंथ इज 10 मीटर, तो जो आपको ये 10 दिखाई दे रहा है ये तो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और जो आपको ये मीटर दिखाई दे रहा है ये किस में आ गया, यूनिट के अंदर आ गया। मीटर इज ए यूनिट। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है बट डोंट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, अगर हम बात करेंगे तो डोंट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि आप ये ऐसा ही नहीं कर सकते हो उसको कि उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक है क्या। और तीसरा पॉइंट, जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको क्या नहीं करती, नॉट ओबे। यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन की बात करनी है तो आपको पता होना चाहिए जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर वो क्या नहीं करती, उसके पास ना तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती और ना ही लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करते हैं उसको क्या करती है, ओबे करती है। जो भी ऐसी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, स्केलर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके सामने आई थी डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी आपके सामने हो गई स्पीड, ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और तीसरी क्वांटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट लेने वाला हूं मैं, उसको हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, दैट इज करंट। तो हमारे पास जो तीन क्वांटिटी है, उस तीन क्वांटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की बात करूंगा तो डिस्टेंस, स्पीड और करंट। अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट के पास डायरेक्शन तो होती है पर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया था, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जिस क्वांटिटी के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और उसके एग्जांपल मैं आपको कुछ साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और इसकी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, मान लिया जाए, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल में आई अमाउंट में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब एक बात आप देखिए, अगर आई अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है तो ये करंट कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से फ्लो करेगा। अब आपको ये देखने को मिलेगा कि जब यहां से हम देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये है, यहां से हम देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये है, और यहां से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट से करंट की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट से करंट की डायरेक्शन ये है। यानी कि प्रत्येक बिंदु के ऊपर, यानी कि आप एक पॉइंट आगे बढ़ते हो, इधर भी बढ़ते हो, तो भी डायरेक्शन क्या हो रही है, करंट की चेंज। तो ये बार बार करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, हमारी चेंज हो रही है, बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन न होने के कारण करंट को हमने क्या कह दिया, स्केलर क्वांटिटी बोल दिया। सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर बोल दिया। एक्चुअल में इस क्वांटिटी को हम कहते हैं टेंसर। सच्चाई में ये क्वांटिटी कैसी होती है, टेंसर। टेंसर वो क्वांटिटी है जो अलग अलग वेक्टर के बीच क्या बनाती है, रिलेशनशिप। कैसे, आप देखिए, इसकी डायरेक्शन ये है, इन दोनों की डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो प्रत्येक पॉइंट के ऊपर आप ये देखने को मिल रहा है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इन सभी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है, इनके बीच जो रिलेशन बनाए, उसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। +2 क्लास की जो मैक्सिमम बुक है वो सारी इसको क्या बताती है, स्केलर है। और ये हायर फिजिक्स की जब बात करोगे तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, टेंसर। तो टेंसर वो होगी जो अलग अलग पड़े हुए वेक्टर हैं उनके बीच जो एक रिलेशनशिप बना दे, उसी को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। बट आपके लेवल पे ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, स्केलर रहेगी। और आपको उत्तर भी कैसा देना है, स्केलर के हिसाब से देना है। आपको उसके हिसाब से, टेंसर के हिसाब से उत्तर नहीं दोगे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हुई, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ना ही लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता है। ये सभी खास बात जिसके पास होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल में डिस्टेंस, स्पीड और करंट। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अलग एग्जांपल हो जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इस क्वांटिटी को याद रखना जरूरी है, चाहे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आ जाए, किसी में आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको याद रखने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला है। क्यों है, क्योंकि इस क्वांटिटी को मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये स्केलर क्वांटिटी है। वो इसको क्या लिखते हैं, वो इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। वो इसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बच्चा पार्टी क्यों याद रखनी है, इसलिए दोस्तों याद रखनी है क्योंकि इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ये दोनों की दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। ये आपको याद रखना है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस बात को याद नहीं रखते। इसलिए क्वेश्चन जब भी आता है तो उस टाइम बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं या इसको गलत करके आते हैं। आपको पता है कि जब भी आप नीट के एग्जाम में गलत करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो बहुत ही भारी आप पे पड़ता है बाद में जब आपके नंबर माइनस होते हैं। इसलिए दृढ़ता के साथ बने रहिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि जो आप ये लेक्चर देख रहे हो इसके अंदर से मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चन वहां पे आपको मिल जाएंगे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो और चाहे वो आपके पास जो है न्यूमेरिकल टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। दूसरे की बात करता हूं मैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, देखिए सभी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, इसलिए इसके पास भी मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। दूसरा, इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, यानी कि ये आपको बता देगा कि ये डायरेक्शन कौन सी है, वो डायरेक्शन कौन सी है। तीसरा, ओबे करता है, किसको ओबे करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स में आऊं तो उसी के समकक्ष अगर हम लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उसी के दूसरा लेंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा,
अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, तीसरा एग्जांपल आपको मिलेगा एक्सेलरेशन का, चौथा एग्जांपल आपको मिलेगा फोर्स का, इस प्रकार से। ठीक है, ये सारे किसके। अब मैं एक एग्जांपल पूछता हूं आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका कैसी क्वांटिटी है? काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है ऐसी बातें। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि वेक्टर और स्केलर के कौन कौन से एग्जांपल हैं। सभी एग्जांपल को आपको अच्छे से मेमोराइज करके याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, बाकी ऊपर एग्जांपल दिए वेक्टर है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको मैं ये भी बता दूंगा कौन सी स्केलर आएगी, कौन सी वेक्टर आएगी। क्योंकि क्वेश्चन यहां से जब भी आएगा तो इजी पर्सन बन के आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, और फिर आप वहां पे पजल हो गए, आपका नंबर कट गया, बाद में धोखा खाओगे कि ये क्या हो गया। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल को अप रखना है। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है जिंदगी में। जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप जो है आती हुई चीजें भी गलत होंगी, नेगेटिव में जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर रखना है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। वेक्टर को ऐड कैसे करोगे, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे। मैं आपको कहता हूं इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ बातें, कुछ फैक्ट आपको वेक्टर के बारे में पता होनी चाहिए, बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं वो आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले तो वेक्टर को डिनोट करने का मेथड होता है हेड टू टेल, दैट इज टेल। ये इसकी क्या होती है? टेल होती है। और ये क्या होता है? इसका हेड होता है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, अगर मैं इसको लिखूं, जैसे मैं इसको ए लिख दूं, तो इस ए के ऊपर एक एरो लगा दी जाती है। इस एरो का मतलब क्या हो गया? वेक्टर हो गया। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर को डिनोट करने की। ठीक है, तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे जो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गई है, ये हमारे अल्फाबेटिक कैसे उसको शो करेंगे, इस तरह से हो गई है। अब वेक्टर को अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है कि मान लिया जाए कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? को इनिशियल। अब अगर एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर हो गया, इसको हम उल्टा कर देते हैं इस तरह से। इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग, इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर, इसको क्या कहेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। इसको कैसा कहेंगे? एंटी पैरेलल। कोई एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, उसको क्या कहते हैं? को इनिशियल। को इनिशियल मतलब जो एक ही पॉइंट से क्या हो? स्टार्ट हो, उसको क्या कहते हैं? को इनिशियल। एक वर्ड आएगा आपको, कोप्लेनर। कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। याद रखना, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। अब क्या हो सकता है? दो वेक्टर पैरेलल है तो पैरेलल, एंटी पैरेलल, को इनिशियल, एक जगह से स्टार्ट, एक जगह पे ऊपर खत्म, उसको क्या कहते हैं? को टर्मिनस। यानी कि को का मतलब होता है सेम, टर्मिनस का मतलब खत्म होना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी जो वेक्टर के बारे में दर्शाई जाती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, मान लीजिए आपको एक पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया ए। ठीक है, इस वेक्टर को मैं क्या करता हूं? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ के 3a हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करता तो ये वेक्टर हो जाता इस डायरेक्शन में, और -3a। ठीक है, प्लस था तो इसी डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 गुना हो गई। माइनस है तो इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी और -3 गुना हो जाएगी, इस तरह से। तो ये सारे वेक्टर के अलग अलग फॉर्म होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से वेक्टर को क्या कहते हैं। ये सिंपल सी बातें आपके सामने मैंने यहां पे रख दी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर? इसका मतलब क्या होता है? मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना। मॉडुलस इज मैग्नीट्यूड। मॉडुलस को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है,
अगर मैं इस वेक्टर को मोड की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे मैं इसको मोड की फॉर्म में लिख सकता हूं। जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसका मोड कहते हैं। यानी कि किसी वेक्टर को मॉडुलस की फॉर्म में दिखाना है तो इस तरह से दिखाया जा सकता है। उसका मतलब होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, यानी कि उसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में वो कितनी है, उसको निकालने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर या फिर मोड ऑफ वेक्टर वर्ड का यूज किया जाता है। इसके बाद एक अलग से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है और इसकी महत्वता फिजिक्स के अंदर नॉट 11th 12th के अंदर या हायर फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि यूनिट वेक्टर को आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर को क्या किया जाएगा, अलग अलग जगह अलग अलग चीज से दर्शाया जाता है। एन है, इसके ऊपर कैप लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर। कहीं पे आर दिख रहा, वहां कैप लगी हुई तो वो भी यूनिट वेक्टर है। कहीं पे आपको y दिखे उसके ऊपर कैप दिखे वो भी यूनिट वेक्टर है। कहीं आपको i दिखे उसके ऊपर कैप दिखे, या j दिखे उसके ऊपर कैप दिखे, k दिखे उसके ऊपर कैप दिखे, कोई भी वर्ड दिखे जिसके ऊपर कैप लगी हुई हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और a के ऊपर एरो का निशान हो उसको हम क्या बोला जाता है, वेक्टर बोला जाता है। डिफरेंस समझ लीजिए, डिफरेंस क्या है, अगर एरो दिखे तो इसका मतलब वेक्टर, और कैप दिखे तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात, यूनिट वेक्टर n, इसके ऊपर कैप है, इसको कैसे लिखा जाता है, n वेक्टर डिवाइडेड बाय में n का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मोड से निकालते हैं, अभी अभी बताया। यानी कि उस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम उस वेक्टर का क्या कर देंगे, मोड कर देंगे। तो प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए हम आपके लिए बात करेंगे। यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाया, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर ए, सॉरी एन के लिए लिख रहे हैं तो एन वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। अगर मैं आर वेक्टर के लिए लिखता तो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, और कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, इस तरह से। ये हो गया। तो ये सारी यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको कोई ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। यूनिट वेक्टर किस लिए बोला, यूनिट वैल्यू होती है इसकी, इसलिए इसको क्या बोला, यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट होती है। तो हमेशा इसके बारे में आपको 5-4 बातें याद रखनी होती है। ओ यू एन वी, ओ का मतलब आउटवर्ड, यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है, अंदर की तरफ नहीं होता। जैसे आप ये बोर्ड दिखाई दे रहे हो, इस बोर्ड से बाहर की तरफ, आपकी तरफ क्या होगा, यूनिट वेक्टर, अंदर की तरफ नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए इसका वर्ड लिखा जाता आउटवर्ड। दूसरा, यूनिट, इसकी क्या होती है, वैल्यू, अभी अभी बताया इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट होती है। और एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। और फोर्थ, इट इज अ वेक्टर, ये वेक्टर तो होता ही है। इसलिए ये 4 बातें आपको इसके बारे में याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आउटवर्ड, यानी कि जिस सरफेस के ऊपर भी काम करेगा उस सरफेस के बाहर की तरफ होगा, न कि अंदर की तरफ होगा। जब 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के अंदर पहुंचेंगे तो वहां पे एन का बहुत सारा यूज करेंगे और आपको पता चलेगा कि एन की क्या महत्वता थी। हमेशा क्या सोचना, आपको बाहर की तरफ सोचना, यानी कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड से बाहर आपकी तरफ होगा, ये अंदर की तरफ नहीं हो सकता। यू का मतलब यूनिट, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। और एन का मतलब नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर। और वी का मतलब वेक्टर, यानी कि ये क्या होगा, वेक्टर। वेक्टर तो बोलते हैं इसलिए वेक्टर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये यूनिट वेक्टर के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और चीज आती है जो बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछी गई है, जीरो या फिर नल वेक्टर। जीरो या फिर नल वेक्टर, ये क्या होता है, जीरो वेक्टर का मतलब होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। मान लिया जाए हमारे पास एक वेक्टर ए है, ये रहा वेक्टर ए। कैसे पता चला, क्योंकि इसके ऊपर एरो लगा दी। अगर कैप लगी होती तो क्या होता, वो यूनिट वेक्टर होता। अगर मैं इसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। इसके बारे में एक बार प्रश्न आया था कि कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए नो नीड टू specify the direction of null vector। याद रख ले, इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में छपी हुई मिलेगी।
नो नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर। इसके बारे में ये पॉइंट आया हुआ है, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपके सामने यहां पे ये बात बोल रहा हूं कि जो बातें जिसके बारे में पूछी गई हैं, कभी किसी एग्जाम के अंदर आई गई हैं, तो वो सारी बातें यहां पे मैं लेके आ रहा हूं। मैं जब इस थ्योरी को करवा रहा हूं तो मैं हर पहलू कंसीडर करके चल रहा हूं जो किसी एग्जाम में आया हुआ है, कंपिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, जरूरी नहीं नीट के अंदर, क्योंकि ये बातें ऐसी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आप इस बात की बात करते हो तो ये तो नीट के एग्जाम में भी आ सकती है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन डालना हो तो ऐसे डाल सकता है। इसलिए सभी एग्जाम्स को उठा के मैंने यहां पे ये थ्योरी करवाई आपको, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाए हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसलिए तो यहां पे हमें इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका नाम क्या होता है, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर जो है इसको बोलते हैं। तो ये बेसिक बातें जो वेक्टर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे, वो क्या होता है। देखिए अगला टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास बन के आएंगे। ये वेक्टर का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी फिजिक्स में काम आएगा, चाहे आप 11th की बात करो चाहे आप 12th की बात करो, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि प्लस करना। पहले तो मैं इस बात को सारी को ग्राफिकली आपको समझाऊंगा, और ग्राफिकली समझा के फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम थ्योरेटिकली इसका एक फार्मूला बना लेंगे जो आप सभी को पता है। उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा, केवल आपको याद होना चाहिए वो फार्मूला कैसे होता है। तो अगर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करूं तो मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, और इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इस वेक्टर को ए कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके सामने दूसरा वेक्टर रख दिया इस तरह से, ऐड करने के लिए हमने इसको ऐड करवा दिया, इस वेक्टर का एडिशन कर दिया, जिस वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया, ठीक है। अब ए वेक्टर आपके पास और एक बी वेक्टर है आपके पास, दो वेक्टर आपके पास दे दिए। अब कह दिए इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, एडिशन। ग्राफिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इस तरह से आपके सामने आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। इनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों की सेम है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। देखिए इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है, इसलिए हम इसको क्या लिख दिया, ए प्लस बी। हम इसका उलट भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, देख लीजिए, इस वेक्टर को हमने क्या कह दिया, ए वेक्टर, और इस वेक्टर को हमने क्या कह दिया, बी वेक्टर है। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक की डायरेक्शन तो है इस तरफ, और इस तरफ की सारी डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, और इस तरफ की सारी डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं, इस तरह से। और इस तरफ की सारी डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए तो हमारा रहेगा पॉजिटिव, इसलिए ए वेक्टर, और बी कैसा हो गया है, नेगेटिव, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये जो तरीका सिखाया है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने सिखाई आपको कि ग्राफिकली सिंपल एडिशन कैसे कर सकते हो। बट ये एडिशन हमारा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स एडिशन कैसे होगा उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कभी भी जब दो वेक्टर आपको एक ही डायरेक्शन में दिखाई दें तो आप उसको सीधा जोड़ सकते हैं, और उल्टी डायरेक्शन में अगर आपको दिखाई दें तो आप क्या कर सकते हो, ए माइनस बी कर सकते हो। जो पॉजिटिव डायरेक्शन ली है उस वेक्टर को पॉजिटिव माना जाएगा, जो नेगेटिव डायरेक्शन ली है उस वेक्टर को नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि हम फिजिक्स के अंदर रेफरेंस बना के चलते हैं कि हम इस तरह की डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ की डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव। इस प्रकार ये सारे रेफरेंस हम ऑलरेडी बना के चलते हैं, और उन्हीं रेफरेंस के बेस के ऊपर हम ये सारी बातें कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब बात आती कि अगर यहां पे कॉम्प्लेक्स आ जाए तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स वेक्टर एडिशन मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां से एक नई बात भी सिखाऊंगा। मान लिया जाए कि एक वेक्टर है ए, मान लिया जाए ये एक वेक्टर है ए, ये भी थोड़ा है, ये वेक्टर हो गया ए, ठीक है। अब दूसरा वेक्टर हम लेते हैं इसके साथ, दूसरा वेक्टर ले लिया हमने बी, ठीक है।
इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा, ए वेक्टर, और इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा, बी वेक्टर, इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है उस एंगल को क्या कह देंगे, थीटा। अब मैं इसी बात पे प्रश्न आया था कि आपको पता होना चाहिए हेड से हेड या टेल से टेल की हम बात करते हैं, हेड से हेड की बात करते हैं या टेल से टेल के बीच एंगल हमेशा जो देखना है, या तो हम हेड से हेड या टेल से टेल, देखो ये भी टेल है ए वेक्टर की और ये टेल किसकी, बी, इनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है उसी को एंगल कंसीडर किया जाता है। एक बार यही प्रश्न आ गया था, उसमें आपको 4 अलग अलग डायग्राम आपको दे दिए गए और पूछ लिया गया इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आप हमेशा याद रखें, या तो टेल और टेल मिली हुई होनी चाहिए या हेड और हेड, उसके बीच का स्मॉलेस्ट जो एंगल होता है उसी को एंगल बिटवीन वेक्टर कहते हैं। ऐसे तो एंगल तो ये भी बन रहा है इस तरफ, पर इसको नहीं बोलेंगे, हम स्मॉलेस्ट एंगल को लेंगे। इसलिए आपको याद रखना कि हमेशा जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उन दोनों के बीच, उसी को हम क्या कहेंगे, उनके बीच का एंगल। ऐसा प्रश्न नीट के एग्जाम के अंदर ही पूछा गया था बहुत पहले, वो सारे क्वेश्चन भी मैं कंसीडर करूंगा, पर 1 बाय 1 करके आपको ध्यान रखना है। अब क्या हो गया, हम जो ये एडिशन का रूल कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मैं इसका नाम यहां लिखना चाहूं तो इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इस लॉ को पढ़ रहे हैं हम, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि हमें दो वेक्टर इस तरह से लेने हैं। अभी ये दो वेक्टर मैंने दिखाया और उसके बीच आपको बता दिया कि स्मॉलेस्ट एंगल को कैसे कंसीडर करना है, आपको स्मॉलेस्ट एंगल लेना है। दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं तो आप कुछ इस तरह से भी ले सकते हो। अगर मैं इसका दूसरा तरीका कंसीडर करूं तो हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या ले लिया, दूसरा वेक्टर ले लिया बी, दैट इज वेक्टर ए, और ये वेक्टर क्या हो गया है, बी हो गया, इस तरह से। तो हमें क्या करना है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है कि आप दो वेक्टर की बात कीजिए, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर कितनी होती है, 3 साइड होती हैं। आपको पता होगा कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। तो आपको ए और बी दो वेक्टर कुछ इस तरह से लेने हैं कि दोनों के दोनों दो साइड बन जाए किसकी, ट्रायंगल की। तो देखिए एक साइड तो ये बन गया, एक साइड ये बन गया, तो दो साइड बन गई किसकी, ट्रायंगल की। हमने उस तरह से इसको कंसीडर कर लिया। अब इसकी जो क्लोजिंग साइड है इन अपोजिट डायरेक्शन, नॉट इन सेम ऑर्डर, इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर की बात कर रहा है। अगर ये अपोजिट ऑर्डर की बात करता, मतलब अपोजिट ऑर्डर तो हो गया ये इस ऑर्डर में, अगर ये इस ऑर्डर की बात ना करके ये इस ऑर्डर की बात करता, इस तरह से, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, नोट कीजिए, इस तरह से बात करता, तो ये जो रिजल्टेंट है ये कितना हो जाता, 0 हो जाता। यानी कि तीनों वेक्टर, ये क्या बन जाता है, ये तीसरा वेक्टर होता, ध्यान से आप इसको समझिए, ये तीसरा वेक्टर हो जाता सी। तो हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये लिखते हैं हम। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन चल रही है, सेम ऑर्डर चल रहा है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कॉन्करेंसी कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इसलिए एक फोर्स F1 माना, एक फोर्स F2 माना, एक फोर्स F3 माना, और तीनों को अगर सेम ऑर्डर में ऐसे कनेक्ट कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं, और उस केस में नेट फोर्स 0 हो जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद कर ले, पूछा हुआ है। अगर ये अपोजिट ऑर्डर में होता तो नेट रिजल्टेंट अलग तरीके से निकलता, अब सेम ऑर्डर में है तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, अलग तरीके से आएगा। अब आगे बात करते हैं हम इसकी। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर मान लिया इस तरह से, और दूसरा वेक्टर हमने मान लिया इस तरह से, ठीक है। इस वेक्टर को हमने क्या कह दिया, ए वेक्टर, और इस वेक्टर को हमने क्या कह दिया, बी वेक्टर कह दिया। और जो तीसरा वेक्टर है अपोजिट ऑर्डर में, देखिए अपोजिट ऑर्डर चल पड़ा, ये पहले ऐसे जा रहे थे, ये सीधा ऑर्डर में जो है उल्टा ऑर्डर इसने अपने आप का कर लिया। तो क्लोजिंग जो साइड है, जो क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड तो ये रहा, ये क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, आर, आर वेक्टर, जिसको हम सी वेक्टर बोल सकते हैं या आर वेक्टर बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि जब आपके पास ट्रायंगल की दो साइड हो, जिसको हमने ए और बी कह दिया, तो उसकी जो तीसरी साइड है क्लोजिंग इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट, वो क्या देगी, रिजल्टेंट। अब उस रिजल्टेंट को निकालना कैसे है,
और निकालते कैसे वो आपको भली बात ही पता है, बस उसका मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूं। कुछ डायग्राम इस तरह से इसका होगा। ये हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये हमारे पास जो है बी वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है। अब हम इस बात को क्या दे दें, पी नाम, इसको क्या दे दें, क्यू, इसको नाम दे दिया आर, और इसको क्या नाम दे दिया, एस दे दिया, ठीक है। अब दो वेक्टर आपके पास है, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब जो अगर वो एंगल ये थीटा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये एंगल क्या है, थीटा। अगर मैं इस वेक्टर को यहां ले लेता, अगर मैं इस वेक्टर को यहां लेता, कहां लेता, देखिए आपको दिखा देता, क्योंकि वेक्टर कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं, यहां लेता इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होता, और वही इसी एक्सिस के साथ जो एंगल क्या है, थीटा है। इस तरह से हमने थीटा उसको कंसीडर कर लिया, थीटा हमने उसको मान लिया। अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे, कौन सी ट्रायंगल को, क्यू आर एस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं। क्यू आर एस ट्रायंगल को देखोगे, इसमें अगर साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसा हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा ही तो होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा, इस तरह से हो जाएगा। परपेंडिकुलर कौन है, एस आर है, उसको मैं एस आर लिख सकता हूं, और हाइपोटेन्यूज कितना, वेक्टर बी है, तो एस आर को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, दैट इज बी साइन थीटा। सभी को पता है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार इस बात का भी सबको मालूम है, इस बात को मालूम है कि ये क्या बनेगा फिर, बी कोस थीटा मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि जब आपको कभी कोई वेक्टर दिखे तो उस वेक्टर के थीटा के साथ का जो कंपोनेंट है, देखो ये एंगल थीटा है, इसके साथ का कंपोनेंट कौन होता है, बी कोस थीटा, और इससे बचा हुआ कंपोनेंट कौन होता है, बी साइन थीटा है। अब जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बना रहा, उसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा बोल देते हैं। यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट है, ये जो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा। अब इसके रिजल्टेंट का फार्मूला सभी को मालूम है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। ये फार्मूला सभी को पता है और आपको याद भी होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब अगर हम यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं tan बीटा की, ये आपको पता होना चाहिए। और चाहे आप फार्मूला, वो सभी को याद रहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है, ये फार्मूला रिजल्टेंट सबको याद होता है। आप इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय लगा के, इस पूरी ट्रायंगल में पी एस आर में पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप उसको सोल्व भी कर सकते हो। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपका केवल रिजल्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात इसमें छुपी हुई है, जो बहुत सारे बच्चे याद नहीं करते, और यहां पे प्रश्न आ जाता है, क्योंकि यहां से आधा तो निकल जाता, फिर डायरेक्शन पूछ लेता, और डायरेक्शन के लिए हम क्या निकालते हैं, tan बीटा। किसके लिए निकालते हैं, डायरेक्शन के लिए tan बीटा निकालते हैं। यहां पे tan बीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये tan बीटा होता है। परपेंडिकुलर कौन है, बी साइन थीटा, देखो पूरी ट्रायंगल देख लो, पी एस आर, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बी साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, पी आर है। पी आर कैसे होगा, ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा, ये हो जाएगा। तो जब भी आपसे tan बीटा या डायरेक्शन पूछी जाए तो आपको ये निकालना होगा, और इसकी वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इस प्रकार ये क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपके सामने जो है प्रस्तुत है। ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। इसी बेस के ऊपर दूसरा लॉ वेक्टर एडिशन का होता है, और उस वेक्टर एडिशन के लॉ की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सारे वेक्टर एडिशन के रूल आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मैं यहां पे भी आपको एक डायग्राम बना के उससे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायग्राम बनाना और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए, अगर मैं एक वेक्टर मान लूं, इस तरह से एक वेक्टर मान लिया,
अब दूसरा वेक्टर हमने मान लिया कुछ इस तरह से ये रहा, ठीक है। ये दो वेक्टर हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास पैरेललोग्राम जो होता है उसकी हम सबको पता है कि उसकी जो साइड होती है वो कितनी होती है, 4 साइड होती है। अब हमारे पास क्या आ गई है, 2 साइड आ चुकी हैं। अब जो हमारे पास थर्ड साइड है ये, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको एक साइड को ए कहूं और दूसरी साइड को बी कहूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। अब ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। अगर ये रिजल्टेंट है और इसको मैं कंप्लीट करूं, पैरेललोग्राम को कंप्लीट बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इस पैरेललोग्राम को क्या कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया। जब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ए और बी के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या है, थीटा। दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। इसलिए हमने इसको क्या ले लिया है, वेक्टर को ए और बी के बीच के एंगल को थीटा ले लिया। अगर मैं इसको अब और कंप्लीट करूं तो कुछ आपको दिखाना चाहूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए इस तरह से देख लीजिए, अगर ये वेक्टर बी है तो इसके समकक्ष ये और ये साइड बिल्कुल इक्वल है, इसलिए ये वेक्टर बी क्या होगा, बी होगा। अगर ये वेक्टर ए है तो इसके बिल्कुल इक्वल साइड ये है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इस वेक्टर को ए कहेंगे। आपको भी पता पैरेललोग्राम में दो साइड इक्वल होती है, इसलिए वो वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी होगा, क्योंकि ये बी है, ये ए है तो वो क्या होगा, ए होगा, इस तरह से। अब फिर से ये एंगल थीटा है तो ये एंगल फिर से क्या बन जाएगा, थीटा, क्योंकि इसके बीच और इसके बीच वेक्टर एंगल कितना, थीटा। इसी प्रकार इसके बीच और इसके बीच क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। अगर एंगल थीटा हो गया है तो हम इसको क्या कहेंगे, बी साइन थीटा, आपको पता है। इसको क्या कहेंगे, बी कोस थीटा कहेंगे, इस तरह से, ठीक है। फिर से इनका रिजल्टेंट आप अगर इसकी तरफ ध्यान से देखोगे, इस डायग्राम की तरफ मैं मार्क कर रहा हूं पी क्यू आर एस, केवल इसकी तरफ ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल ला ही है, ये ऊपर वाला पार्ट अलग से आ गया, इसको ट्रायंगल लाई बोलते हैं। फिर से इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दैट इज आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और ऊपर इसके क्या रहेगा, अंडर द रूट। रिजल्टेंट यही रहेगा। अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो दैट इज एंगल इज tan बीटा, और इस tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही परपेंडिकुलर b साइन थीटा। परपेंडिकुलर कौन हो गया, b साइन थीटा, और इसी प्रकार इसका बेस a वेक्टर प्लस b कोस थीटा, दैट इज a वेक्टर प्लस b कोस थीटा, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए और इसके साथ साथ इस r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब आप इसके अंदर संपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अब इसी वेक्टर एडिशन के अंदर कुछ बातें आती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सामने फार्मूला है, दैट इज r इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। अब क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, देखिए पहला वेरिएशन हो सकता है इस थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। अगर इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कोस 0 की वैल्यू 1 है तो यहां क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिखा जा सकता है a प्लस b और इस पूरे का स्क्वायर और अंडर द रूट, इस तरह से। अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो आपके सामने क्या आएगा, रिजल्टेंट इज a प्लस b, और ये जो रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है, याद रखना। इसलिए मैक्सिमम रिजल्टेंट बिटवीन टू वेक्टर इज a प्लस बी, और ये कब होगा, जब थीटा 0 होगा। और थीटा 0 कब होगा, जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, जो आपको ग्राफिकल मेथड से सिखाया था कि जब a वेक्टर और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो दोनों के दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, इस तरह से। इसी प्रकार अगर यही एंगल 180 डिग्री का हो तो आप सभी को पता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, इसलिए क्या बन जाएगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर अंडर द रूट। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। और ये जो r की वैल्यू है ये कैसी है, मिनिमम है।
इस आर की वैल्यू को क्या कहते हैं, मिनिमम, और इस आर की वैल्यू को क्या कहते हैं, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू। आर मैक्सिमम है a प्लस बी, दोनों को सीधा ऐड कर दो, और मिनिमम क्या है, a माइनस बी। और ये कब है, जब 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। और ये कब है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। एंटी पैरेलल हो तो ऐसा, और पैरेलल हो तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके पास ए वेक्टर है और वो किसके बराबर है, बी वेक्टर, और ये दोनों किसके बराबर है, रिजल्टेंट के बराबर है, यानी कि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इन सब के बीच एंगल थीटा कितना होगा, उसके बारे में बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, दैट इज आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट को किसके बराबर कर दे, सभी को a मान ले, एक वेक्टर मान लो a, तो a ये इस तरफ से रूट हटेगा तो इस तरफ क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। दैट इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b की जगह भी a स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा 2a गुणा a स्क्वायर और कोस थीटा। देखिए क्या होगा, अब इस a के स्क्वायर से तो a के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू में 0। ये तो 0 हो चुका है। अब यहां से किसको कॉमन ले लिया, a स्क्वायर को, यहां क्या बचा 1 प्लस 2 कोस थीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहां क्या करेंगे 1 प्लस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जो a वेक्टर है वो तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। 0 कौन हुआ, ये जब ये 0 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर आएगा, 0। अलग तरीके से सोचना सिखा रहा हूं, सोच के देखो। तुम क्या करते हो, इस a स्क्वायर को नीचे ले जाओ तो ये 0 के बराबर बच गया, बट इसको सोचिए, एक वेक्टर है इसलिए ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। हुआ क्या होगा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 रही होगी, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 रही होगी, तभी तो प्रोडक्ट क्या आया होगा, 0। अगर ऐसा हुआ है तो हमारे पास 1 प्लस 2 कोस थीटा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अगर मैं यहां से 2 कोस थीटा निकालूं तो दैट इज इक्वल टू -1। अगर मैं यहां से कोस थीटा निकालूं तो -1/2, और कोस थीटा की -1/2 वैल्यू किसके बराबर होती है, किसके एंगल पे होती है, 120 डिग्री पे, 120 डिग्री के। तो एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। पूछा हुआ प्रश्न है कहीं पे, इसलिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि जब आपका ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है और दोनों किसके बराबर, रिजल्टेंट के बराबर, तो उनके बीच कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का। यह आपको पता होना चाहिए कि जब रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के बराबर होता है और एंगल 120 का है तो तीनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको यह क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब हम इसके बाद बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की। देखिए सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने के लिए आपको ज्यादा अब टाइम खत्म नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, इस वेक्टर का हमने नाम रख दिया a, और एक वेक्टर हमारे पास है b, इसका हमने क्या रख दिया, नाम b रख दिया, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है क्या, थीटा है। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो रिजल्टेंट इन दोनों का कुछ इस तरह से होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, आर वेक्टर कहेंगे। ये आपको पता है और इसका फार्मूला भी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब हमें क्या करना, सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर को पलट देते हैं। पलटने का मतलब एक वेक्टर को 0 कर देते हैं दोनों वेक्टर में से, या आप कह सकते हो कि एक वेक्टर को क्या कर दो, पलट दो। पलटने का मतलब ये बी वेक्टर ऊपर की तरफ पॉजिटिव था, अगर मैं इस बी वेक्टर को नीचे बना दूं सेम, इस तरह से, तो ये बी वेक्टर किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। अब ये बी बी ना रह के कैसा हो गया, नेगेटिव बी हो गया। वो कैसा था, प्लस का बी, और ये कैसा हो गया, माइनस का बी वेक्टर हो गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां आएगा, इस तरह से। अब ये रिजल्टेंट कहां जाएगा, कुछ इस तरह से यहां पे जाएगा, इधर आएगा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको प्रतीत होगा कि ये फिर से एक क्या लग रहा है, पैरेललोग्राम।
कैसा प्रतीत होगा? ये फिर से एक पैरेललोग्राम की तरह प्रतीत होगा। और इनका रिजल्टेंट बन गया ये, और पहले इनका रिजल्टेंट क्या था? ये था। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट कैसे आएगा आपके पास? दैट इज ए वेक्टर और प्लस माइनस बी वेक्टर, इस तरह से। और इसी आर को अब हम क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर इज ए वेक्टर और माइनस का बी वेक्टर, इस तरह से हो गया। अब इस पूरी क्वांटिटी को कैसे लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जब कभी भी आपको कहीं पे ये वर्ड मिले, दैट इज आर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, इस पूरी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इस पूरे के ऊपर क्या होगा? अंडर द रूट। और जब आपको ऐसा मिलता है तो यहां होगा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ये मतलब होता है। इसलिए आपके सामने जब सब्सट्रैक्शन का रूल लगाया तो वो एंगल क्या होगा? ऑटोमेटिकली पलट गया आपका। वो एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो गया? चेंज हो गया। कब? अब देखो, पहले तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या था? थीटा। अब वेक्टर एक तो बी ये हो गया और वेक्टर ए यही रहा, तो अब इनके बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे? 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि इन पूरी लाइन जो स्ट्रेट है ये कितने की थी? 180 डिग्री। इसमें से कौन माइनस हो गया? थीटा। तो ये वाला कितना बचा होगा? 180 माइनस थीटा के बराबर बचा होगा। जब आप इस कोस में 180 माइनस थीटा रखोगे, यानी कि इस थीटा की जगह आप सबको पता होना चाहिए कोस 180 माइनस थीटा, ये हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? माइनस कोस थीटा कहेंगे। क्योंकि एंगल तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर कोस का फंक्शन चेंज होता है। कोई भी फंक्शन चेंज होता है, यहां 180 है इसलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, बट आगे क्या आ जाएगा? माइनस साइन। इसलिए यहां पे भी क्या होगा? जो प्लस था यहां पे क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और इसके ऊपर पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए मैं आपको यहां पे सब्सट्रैक्शन बता रहा हूं और सब्सट्रैक्शन के रूल बता रहा हूं, इसलिए याद रखना। अब इसी प्रकार ये कौन है? पैरेललोग्राम है, और इसके लिए डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? tan बीटा। अब tan बीटा के लिए हमारे पास क्या था? वहां b sin थीटा, और वहां यहां पे क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। बस सेम 180 माइनस थीटा। नीचे कौन हो जाएगा? a वेक्टर प्लस में b वेक्टर कोस 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। और कुछ चेंज नहीं करना, केवल 180 माइनस थीटा आपको क्या करना है? चेंज करना है। बाकी आपका सारा काम क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो एंगल बीटा है वो आप इनके बीच ले सकते हो, ये वाला, इस तरह से। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों पे हमने काम कर लिया। अब वो क्या कर सकता है? वेरिएशन कर सकता है। यहां पे बी वेक्टर पलटा, वो ए वेक्टर को पलट देगा, बी को एज इट इज रखेगा, तब भी सारी बातें सेम रहेंगी, कोई उसके बीच फर्क नहीं आएगा। इस बात को आपको क्या रखना है? यहां पे ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखिए, वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब आ गया स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। यूनिट वेक्टर मैं करवा चुका हूं आपको, क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी करवा देंगे, छोटा सा टॉपिक है। फिर रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सी है, प्लेन के बारे में बता देंगे, प्रोजेक्टाइल और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। धैर्य के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर जो है लंबे लंबे होंगे, छोटे लेक्चर में आपका काम नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर। सबसे पहला इसके अंदर लेते हैं हम स्केलर। स्केलर को क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट। इससे पहले मैं दो बातें इंपॉर्टेंट बता देता हूं भाई, ये एडिशन के बारे में। देखो भाई, अगर मैं एडिशन की बात करूं, दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। अगर मैं कहीं पे लिखूं a प्लस बी, तो आप ये भी लिख सकते हो b प्लस ए, दैट इज करेक्ट। ये बात क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव रिलेशन ओबे करता है। कम्यूटेटिव, ये रिलेशन क्या करता? ओबे करता। कौन? एडिशन। कहीं पे लिख दूं a प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिखा गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी और इसके साथ प्लस सी। ये रिलेशन होता है एसोसिएटिव, ये भी ओबे करता है। कौन ओबे करता है? एडिशन ओबे करता है।
बट आप जब सब्सट्रैक्शन की बात करते हो तो सब्सट्रैक्शन के केस में दोनों ही ओबे नहीं होते। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला पॉइंट है जो मेरे ध्यान में नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको वापस यहां पे आके बता दिया है कि ये दोनों एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। बट सब्सट्रैक्शन में आप ऐसा नहीं लिख सकते a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ऐसा अलाउड नहीं होता है। और इसी प्रकार ये फंक्शन भी अलाउड नहीं होता। एडिशन में कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, बट सब्सट्रैक्शन ना कम्यूटेटिव होता ना फिर एसोसिएटिव होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, दो वेक्टर को कंसीडर करना होगा, ठीक है। हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया ये रहा और दूसरा वेक्टर लिया ये रहा। पहले वेक्टर को हमने क्या कह दिया a और दूसरे वेक्टर को हमने क्या कह दिया b कह दिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिया हमने, थीटा। इस तरह से थीटा मान लिया। अब आप एक बात समझाइए मुझे, अगर मैं इस b वेक्टर की बात करूं, इस b वेक्टर की, तो इस b वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो इसके साथ होगा क्या, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट तो हमारा होगा इस तरफ और एक कंपोनेंट होगा हमारा इस तरफ। इस तरफ वाले कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, b कोस थीटा, और इस तरफ वाले कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, b साइन थीटा। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये अभी रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन आगे मैं करवाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि मैंने कहा था कि जो थीटा के साथ लाइन होती है उसको तो हम कोस में कवर करते हैं, बाकी दूसरी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, साइन में। जब आपको ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया तो वहां पे ये दोनों बातें आपको बता दी गई थी कि जो उसके साथ लाइन होती है वो कोस की होती है और दूसरी किसकी होती है, साइन की। अब हम यहां पे एक बात देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर है उसके अलोंग जो है कौन सा कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट, बी कोस थीटा का कंपोनेंट। तो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमेशा बताता क्या है कि एक वेक्टर है हमारा ए, उसकी तरफ दूसरे वेक्टर का कौन सा या कितना कंपोनेंट आया उसी के बारे में जो जानकारी दे रहा। देखो इसके बने तो दो कंपोनेंट के, एक तो साइन थीटा और एक कौन सा, कोस थीटा। हमें साइन थीटा का कोई काम नहीं है इसलिए हम उसको हटा भी सकते हैं, उसका हमें कोई यहां पे ज्यादा वर्क नहीं है, इसलिए मैं इस कंपोनेंट को हटा सकता हूं, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं रखते, इस प्रकार सिंपल सी बातें हमने रख ली। अब इस b का एक कंपोनेंट इस तरह आ रहा है, वो कौन है, b cos थीटा, ठीक है। अब स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b, बट उनके बीच कौन सा एंगल होना चाहिए, स्मॉलेस्ट कोसाइन एंगल, विद स्मॉलेस्ट कोसाइन एंगल, स्मॉलेस्ट कोसाइन एंगल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अगर आपके पास एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है और इसके बीच में क्या आ गया, डॉट, देखिए आपको इसके बीच में क्या आ गया, डॉट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a b कोस थीटा। यानी कि जाहिर तौर पे अगर मैं इस a का b कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, a b कोस थीटा। अगर मैं अब इस कोस थीटा को हटा दूं तो हमारे पास एक नोटेशन बना दी गई, उसके लिए हमें क्या लगा दिया, डॉट। यानी कि कहने का मतलब है यहां पे एक नई नोटेशन बना दी, और नई नोटेशन में क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास क्या कह रहा है, कोस थीटा आपको कहीं दिखाई दे, अगर उस कोस थीटा को हटा दोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, एक डॉट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। मोटे तौर पे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या बता रहा हमें यह बता रहा है कि एक वेक्टर की तरफ दूसरे वेक्टर का कितना कंपोनेंट है, इसलिए इसको प्रोजेक्शन नाम भी दिया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए इज बी कोस थीटा, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी कौन है, बी वेक्टर है, टुवर्ड वेक्टर ए, किसकी तरफ, टुवर्ड वेक्टर ए इज बी कोस थीटा, उसकी प्रोजेक्शन कितनी हुई, बी कोस थीटा है। तो मोटे तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहां पे ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो बी वेक्टर है उसका ए वेक्टर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है और कितना कंपोनेंट है, उसकी तरफ बी कोस थीटा का कंपोनेंट है, जब इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड दे देगा। तो डॉट प्रोडक्ट केवल उस कंपोनेंट का अलोंग बताता है कि उस डायरेक्शन की तरफ क्या है, इसलिए हमारे पास इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया है, स्केलर प्रोडक्ट का मेन फार्मूला है, और इसी की मदद हमें लेनी है और इसी के बारे में हमें ज्यादा बातें करनी है और किसी के बारे में हमें नहीं करनी है।
अगर हम बात करेंगे ए डॉट बी, ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ए बी कोस थीटा, इस तरह से कह सकते हैं। अगर किसी को अब एंगल निकालना है किन के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच, कोई कह दे एंगल बताओ, तो आप क्या कहोगे, दैट इज ए वेक्टर बी वेक्टर, इन दोनों का क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय कौन कर दिया, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जब मैं ऐसे लिखता हूं, ऊपर वेक्टर लिखता हूं, तो उनका क्या है, वेक्टर फॉर्म है, और ऐसे लिख दिया तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या देगा भाई, कोस थीटा देगा, इस तरह से ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इससे पहले मैं आपको एक बात छोटी सी सिखाता हूं, उसको ध्यान में रखिए। आपने ये बात जनरली पढ़ी भी होगी, आपको इस तरह का डायग्राम बहुत बार दिखाई दिया होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं वाई, और इसको क्या कहते हैं जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ आई नाम का यूनिट वेक्टर होता है, मैंने कहा था कि जिसके ऊपर कैप लगी हो उसको हम क्या कहते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस की तरफ जे नाम का होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, जे कैप, और इसके अलोंग कौन होता है, के कैप होता है, ठीक है, इसके अलोंग क्या होता है, के कैप होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो देखिए, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये ले लिया हमने ए वेक्टर, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, ए वेक्टर ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर की बात करेंगे, ये वेक्टर हमने क्या ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। जब इस एंगल को थीटा हमने मान लिया है, और इसकी जो क्लोजिंग साइड हम ले रहे हैं, वो कुछ क्लोजिंग साइड कुछ इस तरह से हमने ले ली, ये ले ली, एक ट्रायंगल हमने बना ली है इस तरह से, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये क्लोजिंग साइड है। अगर ये क्लोजिंग साइड है और मैं इसमें साइन थीटा देखना चाहता हूं, तो साइन थीटा आपके पास क्या आएगा, देखो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर कौन हो गया, बी हो गया है। अब इसी के अंदर हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात की थी, उसी तरफ से कुछ डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। इसको सिंपल से वे में करवा देता हूं आपको। देखिए सिंपली कैसे करोगे, मान लिया जाए आपके पास ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, दैट इज वेक्टर ए। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको करवा देता हूं। अब इस वेक्टर ए को दो भागों में तोड़ा जा सकता है। किस तरह से तोड़ा जा सकता है, एक तो हमें इसको तोड़ सकते हैं इसके अलोंग, और दूसरा हम तोड़ सकते हैं इसको इसके अलोंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे एंगल लिया थीटा, तो इस थीटा का इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए एक्स, क्योंकि ये कौन सा एक्स का कंपोनेंट है, और इस तरफ वाला कंपोनेंट कौन हो जाएगा, ए वाई। अब सभी को पता है कि जो एंगल थीटा के साथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए कोस थीटा। यह आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैंने बता दिया था। और इस तरफ वाले कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, ए साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। अब हमने ए के दो कंपोनेंट कर दिए, दो भागों में तोड़ दिया। किस किस भाग में, ए तो हमने एक्स की तरफ तोड़ दिया और आई कैप लगा दिया यूनिट वेक्टर। अब ए एक्स तो कौन हो गया, मैग्नीट्यूड, और आई कैप क्या दे रहा है, यूनिट वेक्टर है, हमेशा डायरेक्शन देता है। हमें पता चल गया जो ए एक्स है वो किसके अलोंग है, आई के अलोंग है, क्योंकि ये कंपोनेंट किसका होता है, आई कैप का, ये कंपोनेंट किसका होता है, जे कैप का। इसलिए नहीं, ये हमें दर्शा दिया है। आई कैप जैसे ही लिखा मिला तो मुझे पता चल गया किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। प्लस दूसरा क्या लिख दिया, ए वाई, और उसको क्या लिख दिया, जे के बराबर लिख दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहते हैं। याद रखना बच्चा पार्टी, इसी को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखिए दो जो ए के कंपोनेंट बने हैं, रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। जो दो ए के कंपोनेंट बने हैं, एक एक्स के अलोंग और दूसरा वाई के अलोंग, दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के ऊपर है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहते हैं। अगर आप इस कंपोनेंट को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ए एक्स डिवाइडेड बाय में ए किसके बराबर हो गया है, कोस थीटा के बराबर हो गया। ए एक्स डिवाइडेड बाय में ए किसके बराबर हो गया, कोस थीटा। दैट इज ए एक्स कौन हो गया, बेस। देखो कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी अभी जो ट्रायंगल बनाई थी मैंने, दैट इज बेस, बेस कौन हो गया, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, ए, जो किसके बराबर होगा, कोस थीटा। इसी प्रकार यहां से साइन थीटा निकालोगे तो वो बनेगा ए वाई डिवाइडेड बाय में ए इज इक्वल टू में साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्म क्यों लिखी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए
इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस तरह से आ चुका है, इसलिए आपको सामने जो है ये मैंने लिखा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन कहते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या बताया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब इसी बात को देखिए बच्चा पार्टी तीन भागों में भी तोड़ सकते हो सिमिलरली, दैट इज ax किसकी तरफ होगा, i की तरफ होगा, इसलिए i कैप प्लस ay वो किसकी तरफ होगा, j की तरफ, और सिमिलरली az वो किसकी तरफ होगा, k की तरफ होगा। तीन भागों में तोड़ा जा सकता है इसको, ठीक है। दो भागों में भी तोड़ा जा सकता है, तीन भागों में भी, तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए इसको तीन भागों में, इसलिए 3 डायमेंशन कहते हैं, उसको 2 डायमेंशन भी कहते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, प्लेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, प्लेन में, ठीक है। तो मैक्सिमम बातें यहां से आती है, यहां से बहुत कम आती है, फिर भी आ जाएगी तो आपको सिखा दूंगा। दोनों में फर्क कोई नहीं है, कोई 2 कंपोनेंट ले उसको प्लेन, कोई तीनों कंपोनेंट ले उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्पेस कहते हैं। 3 डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, स्पेस। ये लेक्चर फर्स्ट में आपको बता दी गई बातें हैं सारी, फिर भी दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। फिर उसी प्रकार यहां पे क्या होगा, दैट इज कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या होगा, दैट इज ax डिवाइडेड बाय में a, जैसे हमने यहां पे निकाला था ay बाय a इज साइन थीटा। इसी प्रकार दूसरा दैट इज कोस बीटा, ये हो जाएगा कितना, ay डिवाइडेड बाय में a हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा कोस गामा, दैट इज इक्वल टू में az डिवाइडेड बाय a। ये याद रखना आपको, ये तीनों के तीनों, ठीक है। कैसे आए हैं उनको भी मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, ये तीनों कैसे आए हैं देखिए। ये कौन हो गया, ए वेक्टर, सॉरी अभी इसको कुछ नहीं बोलते, एक्स वाई और जेड नाम दे देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, एक्स, इसको क्या बोल देते हैं, वाई, और इसको क्या बोल देते हैं, जेड, इस तरह से। अब हमने क्या ले लिया, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है, और रिजल्टेंट को क्या कह दिया, आर वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब ये कंपोनेंट कौन सा, ए एक्स है, ये कंपोनेंट कौन सा, ए वाई है, और ये कंपोनेंट कौन सा, ए जेड है। हालांकि अगर आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए या किसी स्टेट बोर्ड के लिए करवाता तो इसका कंप्लीट बॉक्स बना के डेरिवेशन कराता, बट उसको उसकी जरूरत नहीं है आपको, इसलिए आपको सिंपल सा करना है, मैंने करवाया। अब क्या होगा, एक्स एक्सिस ए के साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। वाई एक्सिस जो बना रहा है उसको क्या बोल दिया, बीटा। और जेड एक्सिस जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोल दिया, गामा। इसलिए अगर आप कोस अल्फा निकालोगे तो ए एक्स बाय ए, कोस बीटा निकालोगे तो ए वाई बाय ए, और कोस गामा निकालोगे तो ए जेड बाय ए, जो तीनों के तीनों कंपोनेंट आपके सामने आए। तो अब मैंने ये यहां पे क्या सिखाया आपको, कंपोनेंट कैसे करते हैं और ये तीनों कंपोनेंट किस तरह से हैं, ये आपको सिखा दिया। अब आपके लिए इजी हो जाएगा यहां आके बातों को समझना, ये प्रोडक्ट को समझना, ठीक है। अब मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक वेक्टर है a और उस वेक्टर की वैल्यू है 2y प्लस में 3j। सिंपल सा सिखाता हूं। अब यहां पे x और y लिखा नहीं मिलेगा आपको, जब नंबर की बात करोगे, वो तो आपको सिखा चुका हूं। यहां पे i और j लिखा मिलेगा, i का मतलब x एक्सिस की तरफ और j का मतलब y एक्सिस की तरफ। नीचे कौन हो गया, b, यहां पे लिख दिया उन्होंने 3i माइनस 6j। अब क्या कहता है, इसका डॉट प्रोडक्ट बताइए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब a डॉट b बताइए, ठीक है। अगर आप इसका a डॉट b निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पहले लिखिए 2i और दोबारा लिखिए 3j, और साथ में क्या लिख दीजिए, डॉट, यहां बीच में डॉट, इंटू बी की वैल्यू लिखिए, बी हो जाएगा 3i माइनस 6j, इस प्रकार। अब क्या करना आपको, जैसे छोटी क्लास में करते थे, इस 2 का इसके साथ कीजिए, केवल i का i के साथ, तो 2 तिया 6, बस इतना। अब वेक्टर नहीं आएगा, 3 का j के साथ माइनस का 18, तो कितना बचेगा, माइनस का 12, उत्तर ये आ जाएगा। अब कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ सर, i का i के साथ, j का j के साथ क्यों हुआ। देखिए, जब i वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा तो क्या आएगा, i इंटू आई कोस थीटा, यही तो है डॉट प्रोडक्ट। इस वेक्टर को a बोला, इस वेक्टर को b बोला, तो ये क्या हो जाएगा, a b कोस थीटा। अब i वेक्टर है पहला, मतलब अलोंग x एक्सिस है, दूसरा भी i है, वो भी अलोंग x एक्सिस है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, इसलिए ये क्या हो जाएगा, i इंटू आई। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1, दूसरे के भी 1, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, इसलिए हमने i का i के साथ लिया, j का j के साथ लिया है, क्योंकि i और i मिलके 1 बनाते हैं, उसी प्रकार j और j मिलके भी 1 बनाते हैं, और k और k मिलके भी क्या बनाते हैं, 1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k,
ये तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। ये याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, तब ये सोल्व कर पाओगे। अगर इसके उलट मैं काम करूं, कैसे? मैंने ले लिया एक आई वेक्टर और दूसरा क्या ले लिया? जे। दोनों यूनिट वेक्टर है, कैप लगी हुई है, तो क्या बनेगा? आई वेक्टर जे वेक्टर कोस थीटा। अब देखिए, एक है आई के अलोंग और एक है जे के अलोंग, दोनों में एंगल कितने डिग्री का? 90। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई? कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि जब इस आई का जे के साथ करते तो क्या मिलता? 0। और इस जे का आई के साथ करते तो क्या मिलता? 0। इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया है, हमने डायरेक्ट कर लिया कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई और के का के के साथ। क्योंकि हमने यहां पे देख लिया कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो 1 के बराबर होता है और बाकी सारे के सारे 0 क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम आई और आई लेते हैं तो एक ही डायरेक्शन होने के कारण थीटा 0 डिग्री। इसी प्रकार जे और जे में भी 0 और के में भी क्या हो गया? 0 डिग्री एंगल, जिसके कारण क्या हो गया? 1 आ गया। पर आई और जे लेंगे तो 90 डिग्री, आई और के लेंगे तो भी 90 डिग्री, जे और के लेंगे तो भी 90 डिग्री, इसलिए सारे की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और डॉट प्रोडक्ट आपको सिखा दिया है निकालना इस तरह से। ऐसे आप इसका डॉट प्रोडक्ट क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अब इसमें आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं, दैट इज ए डॉट बी निकालना है, जहां पे आपके पास ए की वैल्यू कितनी है? 2i प्लस 2j है और बी की वैल्यू क्या है? 2i माइनस 2j। ठीक है, तो यहां पे रखेंगे तो पहले 2i प्लस 2j और इसका डॉट ले लिया हमने 2i माइनस 2j के साथ, इस प्रकार। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट 2 का 2 के साथ 4 और 2 का 2 के साथ -4, तो क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब a और डॉट b उसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब a और b दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं? कोप्लेनर है। दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं भाई? कोप्लेनर वेक्टर हैं। याद रखना ये बात। क्यों है कोप्लेनर? क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का होगा। कहोगे सर आपको कैसे पता 90 डिग्री का होगा? देखो मुझे ऐसे पता, a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई? 0। और हमारे पास क्या होता है? a डॉट b इज इक्वल टू a वेक्टर b वेक्टर कोस थीटा। अब a कोस एंगल निकालना है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? a डॉट b डिवाइडेड बाय में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा। अब a डॉट b की वैल्यू तो क्या है? 0। तो यहां पे क्या लिख दिया? 0 बटे में कुछ भी हो तो क्या बनाएगा? 0 बनाएगा। अब कोस थीटा क्या आ गया? 0। कोस थीटा 0 किस एंगल पे होता है? 90 पे होता है, इसलिए दोनों के बीच एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इसका क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। इसके आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा और, दैट इज a वेक्टर इज 2i प्लस 2j प्लस 3k, b वेक्टर इज 3i प्लस 1j प्लस 1k। फाइंड आउट द थीटा। इन दोनों के बीच क्या करना है आपको? थीटा फाइंड आउट करना है। अब इनके बीच थीटा फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डॉट प्रोडक्ट, दैट इज a डॉट b। तो क्या हो जाएगा? a डॉट b इज a b कोस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो a डॉट b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? a b, और ये किसके बराबर हो जाएगा? कोस थीटा। ठीक है, तो ये पहले तो a का मैग्नीट्यूड निकालो। a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसके आगे मोड लगा के। तो मोड लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ऐसे निकलता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन कंसीडर किया, मैं आपको इसका मोड निकालना सिखाता हूं। इसका आएगा 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे 2 का स्क्वायर प्लस तीसरे 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 9 अंडर द रूट। 4 4 8 और 9 17, तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया √17। इस तरह से, इसी तरह से इसका 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 9 और 1 10 और 1 11, इसका क्या आ जाएगा? √11। अब इनका क्या निकाल दो? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अब डायरेक्ट निकालना आ गया, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, सारे प्लस के हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 8 और 3 11। अब क्या लिखेंगे यहां? a डॉट बी की जगह 11 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेंगे हम? √17 गुणा √11। तो ये क्या हो जाएगा? 11 अपॉन √17 इंटू में 11 इज इक्वल टू में कोस थीटा। बस ये एंगल बन गया आपका इस तरह से।
तो ऐसे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। ये सारी बातें डॉट प्रोडक्ट की थी, ये सभी की सभी बातें डॉट प्रोडक्ट के बारे में थी। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट बात की बात करूंगा मैं। तो ए डॉट बी है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, बी डॉट ए के बराबर लिख सकते हो, अलाउड होता है, इसलिए ये क्या होता है, कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। आपको कहीं लिखा मिला ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आप ऐसा लिख सकते हो ए डॉट बी, सॉरी ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसा लिख सकते हो। यहां पे ऐसा है तो हमने ए क्रॉस बी ले लिया और बाहर क्या निकाल दिया, सी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव कहते हैं। ये दोनों किसके पास होती हैं, डॉट प्रोडक्ट के पास होती है, स्केलर प्रोडक्ट के पास होती हैं। जब वेक्टर पढ़ोगे तो उसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होंगी, याद रखना भाई ये बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो अभी तक हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देखा, अब वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, मान लिया जाए आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास एक दूसरा वेक्टर है और उस वेक्टर को आपने क्या नाम दे दिया है, बी वेक्टर नाम दे दिया। दोनों के बीच एंगल क्या ले लिया, थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है कि यहां पे ए और बी वेक्टर का प्रोडक्ट, ए और बी वेक्टर का प्रोडक्ट किसके साथ, विद स्मॉलेस्ट साइन एंगल, स्मॉलेस्ट साइन एंगल के साथ, ठीक है, विद स्मॉलेस्ट साइन एंगल के साथ। वहां कौन होता था, कोसाइन एंगल। ये बातें सीधी मैं करवा रहा हूं, आपको कोई डीप में नहीं लेके जा रहा, तो वरना तो मैं आपको पूरा एक ही टॉपिक एक दिन में होता तो फिर उसके बारे में अलग था। अब यहां पे कौन सी बातें जो आपके लिए जरूरी है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। तो ये क्या होगा, दैट इज ए क्रॉस बी, ऐसे डिनोट किया जाता है। जैसे वहां ए डॉट बी था, यहां कौन होगा, ए क्रॉस बी। और इसको कैसे लिखेंगे हम, ए बी साइन थीटा। यानी कि जो आपको क्रॉस का साइन बीच में दिखाई दिया है, जब इसको हटाया गया है तो इसकी जगह कौन आ गया है, साइन थीटा। जब इस साइन थीटा को हटा दिया जाएगा तो बीच में कौन लगाया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया जाएगा। ये बात है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी है। जैसे मैं लिखूं आई क्रॉस आई, या जे क्रॉस जे, या फिर के क्रॉस के, मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जो बातें आपको जाननी है उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, आई इंटू आई साइन थीटा। पहला वेक्टर ए वो भी आई डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर बी वो भी आई में, दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब इनके बीच का एंगल कितना, जीरो। सिमिलरली यहां पे भी एंगल कितना डिग्री, जीरो। सिमिलरली यहां पे भी एंगल कितना, जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, इसलिए तीनों की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। जहां हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो वहां आई डॉट आई किसके बराबर आ रहा था, वन। क्यों आ रहा था, क्योंकि वहां साइन का फंक्शन था और साइन जीरो की वैल्यू वन होती है। यहां किसका फंक्शन आ गया, सॉरी, आई डॉट आई में कोसाइन का फंक्शन था, कोस का फंक्शन था, और कोस फंक्शन में कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। पर यहां किसका फंक्शन आ गया, साइन का, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, इसलिए जीरो हो जाएगा। यहां कौन बचेगा, आई क्रॉस जे, देख लीजिए, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, सभी बचेंगे। देखो आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि एक तो है आई डायरेक्शन में और एक है जे में, इसलिए दोनों के बीच एंगल 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, इसलिए इसका प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी प्रकार जे क्रॉस के, एक जे में है और एक के में है, दोनों के बीच एंगल 90। इसी प्रकार एक के में है और एक आई में है, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, जिसके कारण हम ये बात कह सकते हैं कि यहां पे प्रोडक्ट बचेगा। इसलिए जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे तो वहां आई का जे के साथ, जे का के के साथ और के का आई के साथ ही प्रोडक्ट बचेगा, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। अब यहां पे ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो यहां डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आपको बार बार एक बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं कि डायरेक्शन, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो साथ में डायरेक्शन पूछता है, और जब डायरेक्शन पूछता है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होती है और आप उस प्रॉब्लम का सोल्व नहीं कर पाते, तो आधा क्वेश्चन आपका हो गया, आधा रह गया है। तो डायरेक्शन आपको बार बार
मैं याद दिलाता जा रहा हूं। तो यहां डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक सर्कल आपका कंसीडर करना है। यह आपने एक सर्कल मान लिया और इस सर्कल के अंदर आपने क्या कर लिया, अलग अलग पॉइंट के ऊपर बातें रख ली। देखिए यहां कौन रख लिया, यहां रख लिया आई, यहां कौन रख लिया जे, और यहां कौन रख लिया के। और इसमें ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे हम, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे क्लॉकवाइज। जब इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, आई डो क्रॉस जे। आपको याद रखना आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के के बराबर। देखो आई और जे का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर, के बराबर। फिर कौन होगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के बाद कौन आ रहा, आई, तो उसका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, आई के बराबर। इसके बाद होगा के क्रॉस आई, के और इससे आगे वाला आई। सीरीज में उठाना आई के बाद जे के बाद के और के बाद आई, ये किसके बराबर होगा, जे। जो तीसरा है वो बचा हुआ हो जाएगा। देखो आई और जे का होगा तो के बचेगा, जे और के का होगा तो आई बचेगा, के और आई का होगा तो कौन बचेगा, जे। ये सारे प्लस में होंगे, प्लस में होंगे। अगर उल्टा हो गया बाकायदा, इसको कैसा लिख दिया गया, अगर बाकायदा इसको उल्टा लिख दिया जाए, दैट इज जे क्रॉस आई लिख दिया जाए, तो आपको पास क्या होगा, माइनस का के होगा। होगा फिर भी के, बट किसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि a क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये कैसा होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एंटी कम्यूटेटिव और डॉट प्रोडक्ट कैसा था, कम्यूटेटिव है। और ये एसोसिएटिव भी नहीं होता है, वो एसोसिएटिव होता है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ये होता है माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर आपके पास आई क्रॉस जे है तो प्लस के, नहीं तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दिया तो माइनस के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस से। ये सारी बातें आपको अलग अलग तरीके से एक एक बात का अच्छी तरह से ज्ञान अध्ययन होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार पीछे वीडियो करके देख सकते हैं। आप अच्छी तरह से इन बातों को याद रखना पड़ेगा और यहीं से प्रश्न, छोटी छोटी बातों पर प्रश्न आएंगे। मैं आपको फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं, मुश्किल प्रश्न अगले को पूछना ही नहीं है। मुश्किल प्रश्न पूछना होता तो 5 मिनट का एक प्रश्न देता, टाइम देता, वो तो 1 मिनट दे रहा है, तो मुश्किल तो उसको पूछना ही नहीं, उसके लिए तो भूल जाओ। अब क्या है, मैं आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखा देता हूं, कैसे निकलता है। दैट इज ए क्रॉस बी कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि ए वेक्टर है आपके पास 2i प्लस में 2j प्लस में 3k। ठीक है, यहां पे ax ay aj भी मान सकते हो, ak भी मान सकते हो, वो नहीं मान रहा, मैं डायरेक्ट नंबर से सिखा देता हूं। 3i प्लस 4j प्लस में 8k, इस प्रकार। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट मेथड से पहले ऐसे 2 लाइन लगा लीजिए, धैर्य से सीखिए। डॉट प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर लिखिए आई जे और के, तीनों अलग अलग तरीके से ऐसे। डॉट प्रोडक्ट बोल गया, क्रॉस प्रोडक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, चाहे यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस, ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी। ए क्रॉस बी है तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, बी क्रॉस होता ए होता तो पहले बी आता फिर ए आता, तो जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा, ये आपको याद रखना। तो ए की वैल्यू क्या है, 2 आई की तरफ, जे की तरफ कितनी है, 2 है, और के की तरफ कितनी है, 3 है। मैं यहां पे एक माइनस का ले लेता हूं ताकि आपको माइनस में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए माइनस का ले लिया। बी की तरफ उसकी वैल्यू कितनी है, 3, इसकी वैल्यू 4 और उसकी वैल्यू कितनी है, -8, इस तरह से, ताकि आपको माइनस का पता चल जाए, प्लस का भी। अब कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आगे लगाइए प्लस साइन और उसके आगे लिखिए आई, क्योंकि पहला कौन है, आई है। ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए और जिस कंपोनेंट को लिख रहे हैं उसको भूल जाइए, हम किसके लिए लिख रहे हैं, इसके लिए, इसलिए इसको क्या कर दो, छुपा दो। ये मान लो कि ये है ही नहीं, ये मान लो कि ये है ही नहीं, इसको भूल जाओ। इन 2 रो को रखो, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, -16, और इसका इसके साथ हो जाएगा -12, 4 3 12, इसका प्रोडक्ट में से इस प्रोडक्ट को क्या करना, माइनस, फिर क्या लगाना, ऊपर माइनस साइन और उसके साथ कौन रहेगा, जे, ब्रैकेट शुरू। अब इसको लिख रहे हैं तो इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो, इसको छुपा लो, ये है ही नहीं। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो -16, ठीक है, और इसका इसके साथ तो -9, ठीक है। प्लस क्या लिखना, के, प्लस को क्या लिख लिया, के लिख लिया, ब्रैकेट शुरू। अब की बार इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं,
जिसके बारे में लिख रहे हैं आई के बारे में लिख रहे हैं तो आई को छोड़ो, जे के बारे में लिख रहे हैं जे को, और के बारे में लिख रहे हैं तो के को छोड़ दो। अब क्या होगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 8, इसका इसके साथ -6। सोल्व करेंगे, -16 और -12 माइनस के 28 आई के बराबर हो गया। -16 -9 25, एक माइनस ये तो प्लस का 25 जे के बराबर हो गया, और 8 में से 6 गया 2, प्लस का क्या हो गया 2 के बराबर हो गया। दैट इज ए क्रॉस बी। ये कौन है, ए क्रॉस बी है आपका, ठीक है, ये कौन है, ए क्रॉस बी। अब इस ए क्रॉस बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। एंगल पूछ ले तो क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय में ए का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय में बी का मैग्नीट्यूड इज साइन थीटा। अब ए क्रॉस बी तो यह है आपके पास, इसलिए ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो यहां पे, माइनस के 28 आई प्लस का 25 जे और प्लस का 2 के डिवाइडेड बाय में ए की वैल्यू बी की वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैं इसको छोटा करके निकालता हूं। देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, दूसरे 2 का भी 4 और 3 का स्क्वायर 9 और पूरे के ऊपर अंडर रूट 4 4 8 और 9 17, तो रूट 17। इसका 3 3 9, 4 चौक 16 25, 8 8 64, 25 और 64 89, तो रूट 89। तो अब यहां पे क्या लिखोगे, ए और बी की वैल्यू लिखोगे। ए की वैल्यू कितनी है, रूट 17, और बी की वैल्यू कितनी है, रूट 89। दैट इज साइन थीटा के बराबर। अब थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये एज इट इज -28 आई प्लस 25 जे प्लस में 2 के डिवाइडेड बाय में रूट 17 और रूट 89, ये आ जाएगा। इस प्रकार आप इस साइन फंक्शन को भी निकाल सकते हो। ये आपके सामने कंप्लीट जो है बातें मैंने आपके सामने बता दी है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें, n इज इक्वल टू में a क्रॉस b डिवाइडेड बाय में a वेक्टर और b वेक्टर। अब कहोगे सर ये तो आपको एंगल के लिए बताया था, एंगल के साथ साथ ये कौन है, n इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b बोथ। कई बार क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए याद रखना, कहेगा वो ए वेक्टर की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k है, बी वेक्टर की वैल्यू फलाना 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 है, उसके बाद कहेगा कि एक वेक्टर निकालिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। जो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एन वेक्टर। एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और आपको जब ऐसी वैल्यू पूछी जाए, कह दिया जाए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, आप एक वेक्टर निकालिए जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और उनके बटे में क्या कर दो, उन दोनों को ए और बी को उनके मैग्नीट्यूड को रख दो, इस प्रकार। ठीक है, याद रखनी है, n इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर ले इस बात को। अब अगली बात, इसके अंदर अगली बात की हम बात करेंगे, अगर आपको कह दे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो उसका फार्मूला याद रखो, दैट इज 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। ठीक है, आपको ए वेक्टर की वैल्यू दे देगा बी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आधा कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब आपको बोले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप क्या कर दीजिए, ए क्रॉस बी कर दीजिए। याद रखने के फार्मूले हैं भाई ये सारे, मैं आपको बात बता दूं। अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, अगर उसका आधा कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। अगर इसको जब क्लास हम इसके बाद पूरा सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का और स्टेट बोर्ड का शुरू करेंगे, वहां पे मैं आपको कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा इन सभी की। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट करके बटे में 2 कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्रॉस प्रोडक्ट करके छोड़ दिया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूले है। और एक फार्मूला ये ऊपर बता चुका हूं कि एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो आपको कैसे निकालना है, तो ये दोनों याद रखने। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वो कैसे होगा, दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, आपके पास 3 वेक्टर हैं ए बी सी, एक पैरेललोपाइप्ड है, उसकी 3 भुजाएं ए बी और सी है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालोगे ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरह से ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे निकालना है। और इसको लिखा कैसे जाएगा, कैसे सोल्व होगा, ऊपर लिखना आपको ए वेक्टर, ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जे वेक्टर। मैं इसको निकालना सिखा देता हूं थोड़ा सा आगे, आपको ये काम आएगा। ये है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कौन है, दैट इज बी एक्स प्लस बी वाई प्लस में बी जेड।
az, और c कौन है, दैट इज cx प्लस cy प्लस में cz, इस तरह से है। अब आपको वॉल्यूम निकालना इस तरह से, तो आप फिर से दो डंडे लगाइए, ठीक है, यहां प्लस माइनस प्लस लिख लीजिए, यहां कौन लिख लीजिए ax, यहां कौन लिख लीजिए ay, और यहां कौन लिख लीजिए az। अब आपको आई जे के लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको बी क्रॉस सी लिखना है, तो आ गया ए, अब आपको क्या लिखना, बी क्रॉस सी, तो पहले बी वेक्टर दैट इज बी एक्स बी वाई बी जेड, फिर सी वेक्टर दैट इज सी एक्स सी वाई सी जेड, इस तरह से। फिर आपको आगे जब सोल्व करोगे तो सबसे पहले क्या, प्लस का साइन, उसके आगे कौन, ए एक्स, ब्रैकेट शुरू, इसके लिए लिख रहे हैं तो इसको छोड़ दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, पहले बताया था जिसके लिए लिखा जाता है उसको ड्रॉप करो, उसको हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, तो बी वाई का सी जेड के साथ माइनस बी जेड का सी वाई के साथ, इस तरह से। फिर क्या लिखो, माइनस साइन, फिर कौन लिखो, ए वाई, फिर अगले को लिखो, फिर कौन सा लिखो, प्लस ए जेड, और फिर अगले को सोल्व करो, जो उत्तर आएगा वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बन जाएगा। ये मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूले बता दिए हैं, इन सब को आपको याद रखना है, मैं इसलिए कह रहा हूं पहला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, दूसरा, तीसरा और चौथा पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम। इसके बाद अगर आपको कहीं मिल जाए ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसी बात इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये कौन है, कोप्लेनर है, ये पूछ लेता कई बार, ये वैल्यू क्या है, तीनों वेक्टर एक दूसरे के कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, एक ही प्लेन में, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर बोलेंगे। ऐसा आपको मिले तो याद रखना इन सभी वैल्यूज को। तो ये पूरा वेक्टर हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं हम कौन सा है, यूनिट वेक्टर बता दिया था, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता दिया था आपको, ठीक है। इंसर्ट करना पड़ेगा, अभी ये कंप्लीट चला गया तो इंसर्ट कर लेते हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर हो गया, वेक्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आ गया हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। मोशन इन प्लेन की बात करेंगे, और इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तीन टॉपिक रहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, और इस रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने और बहुत सारी बातें भी आएंगी। इस रिलेटिव वेलोसिटी को कंसेप्ट को क्लियर करके जब हम बात करेंगे तो अगले के अंदर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन और आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो बातें हो जाएंगी। तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कंप्लीट करके, और जो आगे के दो टॉपिक है उनको न्यूमेरिकल्स के साथ जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, समझना क्या होता है, यानी कि हम दो बॉडीज के बीच वेलोसिटी के रिलेशनशिप को डिराइव करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे बात है, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, केवल एक ही बॉडी की बात कर रहे थे, अब हमने किसकी बात शुरू कर दी है, दो बॉडीज के मोशन की बात शुरू कर दी है। एक बॉडी की बात नहीं कर रहे, अब हम दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, और वहां पे क्या कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यह होता है कि मान लिया जाए आपके पास दो बॉडीज हैं, इस बॉडी को मैंने ए बोल दिया और दूसरी बॉडी आपके पास है बी, इसको हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। अब क्या कहता है कि जो ए वाली बॉडी है इसकी पोजीशन जो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी जो पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। मान लिया जाए ये बॉडी वीए वेलोसिटी के साथ गई और ये बॉडी वीबी वेलोसिटी के साथ गई। देखिए, ज्यादा डीप में हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल देखने हैं और रिलेटिव वेलोसिटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें यहां पे कंसीडर करने हैं। तो जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी को लिखते हैं VAB। रिलेटिव वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, VAB। इसका मतलब क्या होता है, VA माइनस VB। याद रखें, कहीं आपको लिखा मिले VBA तो इसका मतलब क्या हो गया, VB माइनस VA, ये मतलब होता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। यहां जो समझने की बात है वो क्या है, देखिए मान लिया जाए हमने लिखा VAB, हमने यहां पे क्या लिख लिया, VAB, तो हम क्या कहेंगे इसको, VA माइनस VB, VA माइनस VB, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हम क्या दिखाना चाहते हैं कि मान लिया जाए आपके पास दो ऑब्जेक्ट थे, पहला ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस तरफ जा रहा है, यानी कि जो A है वो भी इसी डायरेक्शन में है और B है वो भी इसी डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी क्या है, VA, इसकी वेलोसिटी क्या है, VA, और इसकी वेलोसिटी क्या है, VB है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव, इसलिए VAB पॉजिटिव का और VB पॉजिटिव का, तो VA माइनस VB हो गया। अगर इसका उल्टा करें इस तरह से, यानी कि ये बॉडी VA के साथ इस डायरेक्शन में और ये बॉडी VB के साथ इस डायरेक्शन में, तो यह क्या हो जाएगा, VAB। तो यहां पे क्या लिखेंगे, VA इस डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव का रख दिया, माइनस VB इस डायरेक्शन में इसलिए माइनस का रख दिया उसको VB। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये सारी ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाती हैं और सारी ये डायरेक्शन कैसे ली जाती हैं, नेगेटिव ली जाती है, इसलिए इसको क्या लिखा, माइनस VB। तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, VA प्लस VB, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको बेसिक बातें जो इसके बारे में पता होनी चाहिए, मैं वो बातें बता रहा हूं। इसके बाद जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, हम रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इस तरफ पोजीशन ले लिया हमने और इस तरफ क्या ले लिया, टाइम। जब पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज होती है तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। आपको बताया भी था, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय t, यानी कि स्लोप निकाल दो तो क्या बन जाती है, वो वेलोसिटी बन जाती है। अब आगे देखिए, सबसे पहला जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत बार एग्जाम में आया है, हमारे पास है VAB, दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, अगर यहां पे पहले पॉइंट की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी के बराबर हो जाए और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, तो VAB जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस वेलोसिटी को इसके बराबर कर दिया इसलिए 0 आ गया। अगर ये 0 आ रहा है तो जो इनका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से चलेगा। दोनों को पैरेलल करना है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ये कौन है, दैट इज x01, यानी कि पहले की पोजीशन। ये कौन है, x02, ये किसकी वेलोसिटी, VA की, और ये किसकी वेलोसिटी, VB की। ये कब है, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, सिमिलर वेलोसिटी हो, VA की वैल्यू VB की वैल्यू है, तो ग्राफ किसके बराबर होना चाहिए, ये ग्राफ आएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको दे दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये दूसरा है, और किस किस के बीच है, दैट इज पोजीशन एंड टाइम के बीच ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर हमें क्या करना है, फिर से VAB, दैट इज VA माइनस VB। अब की बार हमने क्या किया, VA की वेलोसिटी VB से बड़ी कर ली। अगर VA की वेलोसिटी VB से बड़ी होगी तो VAB कैसा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। VAB कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। देखो बढ़ती जा रही है इनकी वैल्यू। ये क्या ले लिया हमने, दैट इज VA, ये हमने एक ले लिया, और ये इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से, दोनों के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कौन हो गया, x01, ये कौन हो गया, x02, यानी कि इसको VA बोल सकते हैं, इसको VB बोल सकते हैं। आप कहोगे जी x01 क्या, इनिशियल दूरी
हमने ग्राफ को जीरो से शुरू नहीं किया, हमने कहा कि पहला वाला ऑब्जेक्ट जिसको ए कहा, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जिसको बी कहा, वो पहले कुछ ना कुछ दूरी चल चुका है और दूसरा भी कुछ ना कुछ दूरी चल चुका है, इसलिए हमने इन ग्राफ को जीरो से स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है भाई। अब तीसरा ग्राफ क्या हो सकता है इनका, देखिए तीसरे ग्राफ में हमने क्या कर दिया, VA को छोटा कर दिया किससे, VB से, तो इसलिए VAB कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो छोटा कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव ग्राफ आएगा तो कुछ इस तरह से होगा, ये क्रॉस कर जाएगा, यहां पे ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ये कौन है, x है, और ये कौन है, टाइम है। ये कौन है, x01 और ये कौन है, x02 है, इस प्रकार। तो ये तीनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए, जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये ग्राफ है और नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये ग्राफ है। ये रिलेटिव वेलोसिटी के तीनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए। जब ये रिलेटिव वेलोसिटी के तीनों ग्राफ आपको पता होंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और क्वेश्चन भी आते रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके साथ साथ जो दूसरा हमारे पास बचेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको एक लेक्चर में कंप्लीट करके और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बढ़ते हैं। थैंक यू।